हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है, तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की कभी भी विजय यानी जीत नहीं होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसकी विजय होती है यानी किसकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की विजय होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है, तो परमात्मा की महिमा का गान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगलम पाठ किससे लिया गया है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, और तीसरा होता है यजुर्वेद, और चौथा होता है अथर्ववेद, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, तो साधक पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है पहले ही, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आत्मा होता है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर
10 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। तो भारत की शोभा को देखकर ईश्वर यानी भगवान प्रसन्न है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए। तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और लुम्बिनी कहाँ पे है। तो नेपाल में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती के वंशज पाटलिपुत्र में रहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेगास्थनीज भारत किसके शासन काल में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। तो पटना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसके शासन काल में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के काल में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गोलघर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। तो फूलों का बहुत सा उत्पादन होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आलस कथा पाठ है ये कहाँ से लिया गया है। तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो 4 थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो माता होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है
कि बीरेश्वर कौन था, तो जो बीरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे ये बहुत ही दानी आदमी थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगर आप लोग हमारा क्लास कर लेते हैं 1 साल, अगर और आप लोग जाके 2023 में बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो गारंटी है आपका यहाँ पे 400 प्लस नंबर आएगा। तो इसीलिए जब भी क्लास हो तो आप हमारा क्लास जरूर कीजिए, एक भी क्लास मिस मत कीजिए। अगर आप हमारा क्लास कीजिएगा तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। और इस चैनल पे सभी विषयों का तैयारी करवाया जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब, और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में लगाया जाता है, दिया जाता है, और क्लास भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गांधी सेतु है ये एशिया का सबसे लंबा यहाँ पे सेतु है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सेतु का अर्थ क्या होता है, तो नदी पुल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो गांधी सेतु बना है ये किस नदी के ऊपर बना है, तो गंगा नदी के ऊपर बना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सच में आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी, तो 4 थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिखों के पहले गुरु कौन है, तो गुरु नानक देव हैं, तो इन्हें भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने का कोशिश किए। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने का कोशिश किए, तो धूर्त लोग नकली आलसी बनने का कोशिश किए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पटना का सबसे लंबा नदी सेतु है वो किस नदी पर बना है, तो गंगा नदी पर बना है। और उस सेतु का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी सेतु है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि आग कहाँ लगाई गई। यहाँ पे आपको बताना है कि आग कहाँ पे लगाई गई, तो जो आग थी ये आलसशाला में लगाई गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आलसशाला क्या होता है, तो जिसमें आलसी लोग रहते थे उसे आलसशाला कहा जाता था। और यहाँ पे देखिए आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो वास्तविक यानी जो सच में आलसी थे उन्हें पहचान करने के लिए लगाई गई, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि आग को देखकर कौन पलायन हो गए। यहाँ पे आपको बताना है कि आग को देखकर कौन भाग गए, तो जो धूर्त लोग थे यानी जो नकली आलसी थे वो आग को देखकर भाग गए। और जो 4 सच में आलसी थे वो आलसशाला में ही रह गए, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया, तो केस पकड़ के निकाला गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31
31 नंबर प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो पटना बिहार की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो विद्यापति प्रसिद्ध हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्यापति थे ये मैथिली के विद्वान कवि थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते, तो जो आलसी लोग थे ये भूख से पीड़ित होकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो मैत्रेयी को दी थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैत्रेयी कौन थी, तो यज्ञवल्क्य की पत्नी थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो आलस मनुष्य को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, तो समाज की गाड़ी चलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। यहाँ पे आपको बताना है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो 5 महिलाओं का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि साहित्य, यहाँ पे देखिए संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो औरतों के महत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, इसीलिए इसे आपको याद कर लेना है। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे लगा सकते हैं। तो सभी के फोन में होता है गूगल और क्रोम, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हमें आप लिख देते हैं ASK फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे ऊपर में आपको टेस्ट देना है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10/25/5 संस्कृत का टेस्ट चल रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आइएगा तो देखिए 138 बच्चे टेस्ट दे चुके हैं
बस आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है और स्टार्ट जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए सही कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि करमवीर कौन थे, तो राम प्रवेश राम थे, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए गलत हो कीजिएगा तो रेड हो जाएगा और जो सही आंसर होगा इनमें से सभी वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है और इसमें बहुत सारा पीडीएफ हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं सभी विषयों का। अगर 10th का अगर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जहाँ पे आप लोग कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पे जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन बच्चों के साथ। अगर आप लोग स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल के भी बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी तैयारी बहुत ही अच्छा हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।